मैं हूं सरदार। हमने एक बात कही, आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक। हम उसमें दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब बोलना वापस बुलाओ। हम बैठे हैं, ठीक है। कोई कहते हैं हम और पाकिस्तान एक हो जाए। मैं कहता हूं, मेहरबानी करके ऐसी बात मत करो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा, हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी। ठीक है, मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मजबूत होता है तो बहुत अच्छी बात है। हमको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते। क्यों हम बुरा चाहे? हमने राजी खुशी तुमको दे दिया कि जाओ तुम पाकिस्तान बनाओ। लेकिन अगर कोई हमारी आंख में धूल फेंकने आए तो हम इस तरह से चलने नहीं देंगे। दोस्तों, ये शब्द हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के, जिन्होंने आम से खास होने तक का सफर पूरा किया। देश को आजाद कराने से लेकर पूरे देश को एक करने का जिम्मा भी उठाया। प्रधानमंत्री के लिए चुने जाने के बावजूद उप प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा में लगा रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नेहरू जैसे संपन्न परिवार में तो नहीं हुआ, लेकिन उनके माता पिता जवेर भाई पटेल और लाडबा देवी ने उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। कौन जानता था 1875 में गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले होम मिनिस्टर बनेंगे। उनका बचपन भी बड़ा दिलचस्प था। आंदोलन करना तो उन्होंने स्कूल से ही शुरू कर दिया। गलत चीजें उनसे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। जहां आज के युवा 16 की उम्र में मैट्रिकुलेशन और 22 की उम्र में शादी करते हैं, वही उन्होंने ठीक इसके उल्टा किया। 16 में शादी और 22 में मैट्रिकुलेशन। सबको लगता था कि वे एक एवरेज एंड अनएम्बिशियस स्टूडेंट है, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर बनने का मन बना रखा था। बैरिस्टर बनने के लिए लंदन से लॉ की डिग्री लेनी होती है। उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने गुजरात से ही लॉ की पढ़ाई शुरू की। जब किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ते और इस तरह डिस्ट्रिक्ट प्लीडर का एग्जाम क्वालिफाई किया। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लॉ प्रैक्टिस करने लगे। 2 साल गोधरा में और उसके बाद बोरसद में। वकील के रूप में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। वे लगातार केसेस जीतते रहे और लंदन जाने के लिए पैसे जमा करते रहे। लेकिन इसी बीच उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। उनकी पत्नी जावेरबा का निधन हो गया। पत्नी के मौत के बाद घर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई और लंदन जाने का सपना भी दूर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैरिस्टर नहीं बनते, वो बैरिस्टर बनते हैं। वो कहते हैं ना, अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप हर मुश्किल चुनौती का सामना बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई उनके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहते हैं। बस क्या, विट्ठल भाई का साथ मिलते ही साल 1910 में 36 साल की उम्र में इंग्लैंड जाते हैं और लंदन के मिडिल टेम्पल कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है। कड़ी मेहनत से 36 महीनों का कोर्स सिर्फ 30 महीनों में ही कंप्लीट करके 1913 में अपने देश वापस आ जाते हैं, वो भी बैरिस्टर बनकर। वापस आने के बाद अहमदाबाद में वकालत करने लगते हैं। पुलिस, जज या फिर दूसरे वकील, कोई भी उनके आर्ग्यूमेंट के सामने टिक नहीं पाते। केस जितना तो उनकी हैबिट सी बन गई थी। जब कभी अपनी काम से थक जाते तो अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद के गुजरात क्लब ब्रिज खेलने चले जाते। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर, ऑफिस, कोर्ट, क्लब, सब कुछ तो ठीक ही था, फिर भी कुछ कमी सी लग रही थी। ये कमी पूरी हुई गांधी जी से उनकी मुलाकात होने के बाद गुजरात के उसी क्लब में। एक दिन महात्मा गांधी गुजरात क्लब में अपना भाषण देने आते हैं। इत्तफाक से सरदार पटेल उस दिन क्लब में अपने दोस्तों के साथ ब्रिज खेल रहे होते हैं। शुरुआत में सरदार पटेल को गांधी जी का भाषण सुनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी,
लेकिन अपने दोस्त के जिद करने पे वे महात्मा गांधी का भाषण सुनते हैं। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग से वे बहुत प्रभावित हुए। उनको लगा कि इस व्यक्ति के हाथ से ही भारत की आजादी संभव है। यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उनको अपने जीवन में एक लक्ष्य मिलता है, भारत की आजादी का लक्ष्य। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ थामकर भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में गुजरात के एक बड़े लीडर के रूप में उनकी पहचान बन जाती है। उन्हें गुजरात सभा का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। गांधी जी के कहने पर वे खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। गांव गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करना, उनको समझाना, सरकारी टैक्स जमा करने से रोकना और कोई भी हिंसा न करना, ये सारी चीजें उनके आंदोलन का हिस्सा थी। आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने कई अत्याचार किए, लोगों की जमीनें कब्जा ली, जानवर हड़प लिए, लोगों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। आखिरकार जीत सत्याग्रहियों की होती है और खेड़ा सत्याग्रह सफल होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पटेल जी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश भर से 3 लाख मेंबर की भर्ती करवाई, 15 लाख का फंड भी जुगाड़ा। अंग्रेजी कपड़े छोड़ खादी के कपड़े पहनने लगे। शराब, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के लिए भी लड़ाइयां लड़ी। गांधी जी के जेल जाने के बाद नागपुर सत्याग्रह को संभाला और देशवासियों को भारतीय झंडा फहराने का हक दिलवाया। इसी बीच बरदौली में अकाल और बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ रखी थी। बाढ़ ने किसानों की फसलें खराब कर दी। किसान आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। इन सब से बेखबर ब्रिटिश सरकार टैक्स माफ करने के बजाय टैक्स में 22% की बढ़ोतरी कर देती है। इस टैक्स हाइक से परेशान होकर बरदौली के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। बरदौली के लोगों की धैर्य, अहिंसा और वल्लभ भाई पटेल के डायनामिक लीडरशिप ने ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। सरकार को टैक्स हाइक वापस लेनी पड़ी और इस तरह बरदौली सत्याग्रह की जीत होती है। इस जीत के बाद बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई को अपना सरदार मान लिया और पूरे भारत में वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बरदौली की सफलता से पूरे भारत में एक बड़े लीडर के रूप में उनकी छवि बनने लगी। गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल होने के कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बिना किसी गवाह, बिना किसी वकील के उन पर मुकदमा चलाया गया। सरदार पटेल को उनके जीवन काल में कुल 6 बार जेल जाना पड़ा। जब वे नासिक जेल में बंद थे, तभी उनके माताजी और बाद में उनके बड़े भाई विट्ठल भाई की मृत्यु हो जाती है। ब्रिटिश सरकार उन्हें विट्ठल भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पैरोल का ऑफर देती है, लेकिन वल्लभ भाई पैरोल की ऑफर को ठुकरा देते हैं क्योंकि उनके अन्य साथी और गांधी जी देश के दूसरे जेलों में बंद थे। उनके विचार गांधी जी और मोतीलाल नेहरू से बहुत मिलते थे, लेकिन शायद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से उतने नहीं। फिर भी वे और जवाहरलाल नेहरू अच्छे मित्र थे क्योंकि उनके बीच एक चीज कॉमन था, वो है गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर II ने ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी थी। भारत को और गुलाम बना के रखना उनके लिए मुश्किल था। भारत की आजादी अब बहुत दूर नहीं थी। इधर मुस्लिम लीग के जिद से अलग पाकिस्तान का बनना तय था। 1946 के प्रांतीय इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद आजाद भारत का पहली सरकार कांग्रेस ही बनाती। जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता, वही देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनता। मौलाना अबुल कलाम आजाद पिछले 6 साल से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि 1939 के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ ही नहीं था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में अपना वोट दिया। नेहरू के पक्ष में एक ने भी अपना वोट नहीं दिया, तो कायदे से वल्लभ भाई पटेल को ही देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन नेहरू सेकंड पोजीशन के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी की पसंद भी तो नेहरू ही थे। वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत में एक बिखरी हुई सरकार नहीं चाहते थे।
इसीलिए गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के पक्ष में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। शायद नियति को यही स्वीकार था। आजाद भारत को उन्हें कई बड़े काम सौंपने थे। भारत के एकीकरण का काम, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। आजाद भारत के पास बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करवाना। कांग्रेस के सभी मेंबर और गांधी जी को यही लगता था कि यह काम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते हैं, और उन्हें भारत के इंटीग्रेशन का काम सौंप दिया गया। इस काम में उनका साथ दिया वीपी मेनन ने। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। कहीं आर्मी का इस्तेमाल किया तो कहीं अपनी कूटनीति का। चाहे जो भी हो, भारत का इंटीग्रेशन करके ही माने। ऐसे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। नेहरू पटेल के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे। ये बात पटेल जी को बहुत परेशान कर रही थी। 30 जनवरी 1948 को पटेल गांधी जी से मिलकर फाइनली अपना रिजिग्नेशन देने की बात कह देते हैं, लेकिन गांधी जी के समझाने पर वे मान जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कौन जानता था कि गांधी जी से ये मुलाकात उनकी अंतिम मुलाकात थी। गांधी जी के आश्रम से निकलने के कुछ मिनट बाद ही उनके पास खबर आती है कि किसी ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खबर ने पटेल जी को पूरी तरह से तोड़ दिया, मानो उनके जीवन में कुछ भी न बचा हो। गांधी जी की हत्या से उन्हें बहुत सदमा लगा। अगले 2 महीने में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सही वक्त पे सही इलाज मिलने से वे बच तो गए, लेकिन दुनिया के तानों से वे बच न पाए। सभी को लगता था कि होम मिनिस्टर होने के बावजूद वे गांधी जी को बचा नहीं पाए। इन सब से तंग आकर उन्होंने फाइनली नेहरू को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन नेहरू ने उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया। 1949 की समर ऋतु आते आते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। खून की उल्टियां शुरू होने लगी। उनकी बेटी मणिबेन उनका खूब ख्याल रखती। वेस्ट बंगाल के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के कहने पर उन्हें बंबई भेजने की तैयारी शुरू हो गई, ताकि उनका इलाज ठीक से हो पाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मिलने नेहरू, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद आए। इधर बंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट, आज के शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए। इस भीड़ को अवॉइड करने के लिए उनके प्लेन को जुहू एरोड्रोम पर उतारा गया। वहां उनका इंतजार बंबई के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बीजी खेर और मोरारजी देसाई कर रहे थे। बंबई में उनका इलाज ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 15 दिसंबर 1950 को उनको फिर से एक मैसिव हार्ट अटैक आया, और इस बार किसी को उनको बचाने का मौका ही नहीं मिला। और बॉम्बे के बिरला हाउस में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। उनका संघर्ष और दृढ़ निश्चय आज भी हमें प्रेरित करता है। वे आज भी हमारे दिलों में एक महानायक के रूप में जिंदा हैं।